नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप शो। प्रधानमंत्री अगर 3 देशों के दौरे से होकर आए तो उस दौरे पर थोड़ी बात कर लेनी चाहिए, खासकर तब जब वो दौरा एक ऐसे महाद्वीप में हुआ हो जहां छिड़ी जंग पूरी दुनिया के साथ भारत को भी प्रभावित कर रही है। यूक्रेन पर रूसी आक्रमण ने भारत की अर्थव्यवस्था के लिए चुनौती पेश की है तो भारत की कूटनीति की भी परीक्षा ली है। इस संदर्भ में प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा का हासिल क्या रहा, बताएंगे आज दिन की बड़ी खबर में। लेकिन पहले कुछ सुर्खियों पर गौर कर लीजिए आप। पहली सुर्खी जम्मू कश्मीर में चुनावों की आहट से जुड़ी है, क्योंकि चुनाव से पहले परिसीमन का काम पूरा हो गया है। परिसीमन आयोग ने आज एक बैठक की और फाइनल रिपोर्ट पर साइन कर दिया। यह रिपोर्ट 2 बार कार्यकाल विस्तार की अवधि समाप्त होने से ठीक 1 दिन पहले आई है। परिसीमन आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में 7 सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। प्रस्ताव के अमल में आने के बाद विधानसभा सीटों की संख्या 83 से बढ़कर 90 हो जाएगी। परिसीमन की फाइनल रिपोर्ट के मुताबिक 114 सदस्यीय विधानसभा में फिलहाल 90 सीटों पर चुनाव कराए जाएंगे। बाकी सीटें पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले इलाके में रहेंगी, उनके लिए रिजर्व। नवगठित सीटों में रियासी जिले की माता वैष्णो देवी कटरा विधानसभा क्षेत्र भी हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक नई विधानसभा में जम्मू क्षेत्र में 43 और कश्मीर में 47 सीटें होंगी। इनमें से 9 सीटें अनुसूचित जातियों और 7 अनुसूचित जनजातियों के आरक्षित होंगी। इसके अलावा 2 सीटें कश्मीरी प्रवासियों यानी कि कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए भी रिजर्व रखी जाएंगी। वहीं लोकसभा की 5 सीटों में 2-2 सीटें जम्मू और कश्मीर संभाग में होंगी। बची हुई 1 सीट दोनों के साझा इलाके में होगी, यानी आधा इलाका जम्मू संभाग का और बाकी आधा कश्मीर घाटी का हिस्सा होगा इस लोकसभा में। परिसीमन आयोग में 5 एसोसिएट सदस्यों के रूप में जम्मू कश्मीर के 5 सांसद शामिल थे। उन्हें फरवरी में ही रिपोर्ट सौंप दी गई थी। 2 हफ्ते में उन्होंने अपनी सलाह, सुझाव और आपत्तियां बताई। अब जनता ने अपनी राय दी है। इन सभी के आधार पर आयोग ने अंतिम रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंप दी है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्त जज जस्टिस रंजना देसाई के नेतृत्व में 6 मार्च 2020 को परिसीमन आयोग का गठन कर दिया था। आयोग को राज्य के नए स्वरूप के मुताबिक विधानसभा क्षेत्र पुनर्गठित करने, युक्त संगत बनाने, अनुसूचित जनजातियों व जातियों के लिए आरक्षित सीटें तय करने का जिम्मा दिया गया था। यह मैंडेट था। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम लागू होने से पूर्व एकीकृत जम्मू कश्मीर विधानसभा में 111 सीटें थीं। इनमें से 24 पाक के कब्जे वाले कश्मीर के लिए आरक्षित थीं, जिन पर चुनाव नहीं हो पाता था। शेष 87 सीटों में से 4 लद्दाख, 37 जम्मू और 46 सीटें कश्मीर संभाग में थीं। मतलब कि कश्मीर संभाग में 1 सीट और 6 सीटें जम्मू क्षेत्र में बढ़ाने की सिफारिश हुई है। अभी कश्मीर संभाग में बढ़ाई जाने वाली सीट उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले की बताई जा रही है, जबकि जम्मू संभाग के सांबा, कठुआ, राजौरी, किश्तवाड़, डोडा और उधमपुर जिलों में 1-1 विधानसभा सीट बढ़ाई जाएगी। विस्थापित कश्मीरी पंडितों और गुलाम कश्मीर के शरणार्थियों के लिए कोई सीट अब तक चिन्हित नहीं की गई, उसकी जानकारी बाहर नहीं है। सूत्रों के मुताबिक जम्मू संभाग के जिले सामा में बड़ी ब्राह्मणा व रामगढ़ के कुछ हिस्सों को मिलाकर एक नया विधानसभा क्षेत्र तैयार किए जाने की योजना है। साथ ही इस अंतरिम रिपोर्ट में जम्मू संभाग के 2 अनुसूचित जनजाति बहुल जिलों यानी कि पुंछ में 3 और राजौरी में 2-2 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किए जाने की सिफारिश भी शामिल की गई है। जम्मू कश्मीर में अंतिम बार 1994-95 में परिसीमन हुआ था। तब प्रदेश की विधानसभा में 11 सीटों का इजाफा कर 76 से 87 किया गया था। जम्मू में सीटों की संख्या 32 से 37 की गई थी। कश्मीर में 42 से 46, एक जगह 5 बढ़ा, एक जगह 4, जबकि लद्दाख में सीटें दोगुनी कर दी गई थी, 2 से 4 हुई थी। परिसीमन आयोग ने अपने सहयोगी सदस्यों जम्मू कश्मीर के 5 सांसद, नेशनल कॉन्फ्रेंस के डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी, मोहम्मद अकबर लोन और भाजपा के जुगल किशोर शर्मा और पीएमओ में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह को अपनी रिपोर्ट सौंपी। आयोग में जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी यानी कि सीईओ के शर्मा और देश के मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा भी शामिल हैं। सुनिए इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं क्या क्या रहीं। देखो, किस डिलिमिटेशन की बात कर रहे हो आप? वो डिलिमिटेशन जो बीजेपी का एक्सटेंशन बना हुआ है, जिन्होंने जो आबादी का जो बेसिस है उसको दरकिनार करके जैसे उनका दिल किया, जिस इलाके को जहां जोड़ा जहां तोड़ा, ये तो इसको हम पूरी तरह रिजेक्ट करते हैं। हमें तो इस पे कोई भरोसा नहीं है। ये जो 370 को जिस दिन हटाया गया, उसके साथ ये जो डिलिमिटेशन कमीशन है, इसकी जो सिफारिशात हैं, ये उसी की कड़ी है कि किस तरह जम्मू कश्मीर के लोगों के इख्तियारात कम से कम किया जाए, इनको ज़्यादा से ज़्यादा कमज़ोर किया जाए,
किस तरह इनको डिसएम्पावर किया जाए, ये उसी की कड़ी है और कुछ भी नहीं। देखिए, फाइनल रिकमेंडेशंस जो डिलिमिटेशन कमीशन ने आज सबमिट की है और हम उन रिकमेंडेशंस को अभी पढ़ रहे हैं कि उनकी इम्प्लिकेशंस क्या रहेंगी इंडिविजुअल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ पे। और दूसरी ये बात कि ये क्लियरली जो हमारी डिमांड थी और जो हमारी रिकमेंडेशंस थी नेशनल कॉन्फ्रेंस की, वो एक्सेप्ट नहीं हुई है, क्योंकि हमारा बेसिक प्रमाइस ये था कि जो अनफेयर सीट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, दे हैव स्टक टू दैट अनफेयर सीट डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरी ये बात कि जिस तरीके से जो हमने कंसर्न्स रेज़ किए थे उन पे भी जो है कोई गौर नहीं किया गया है। बस ये बात मैं बताता चलूँ यहाँ पे आपको कि बीजेपी और उनकी प्रॉक्सीज़ उन्होंने बहुत कोशिश की कि अपने तरीके से ये इन कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के बाउंड्रीज़ बनाने के लिए, लेकिन मुझे और मेरी पार्टी को पूरी उम्मीद है कि जब भी यहाँ पे इलेक्शंस डिक्लेयर होंगे, इनको करारा जवाब हमारा वोटर देगा। देखिए, काफ़ी लगभग 2.5 वर्षों से ये प्रोसेस चल रहा था। जम्मू कश्मीर में 1996 में जब डिलिमिटेशन हुई थी तो ये माना जाता है कि बहुत सी इरेगुलरिटीज़ हुई थी, जिसके कारण से किसी विशेष खित्ते को महत्व दिया गया था। और ये उसके साथ 2026 तक द्वारा डिलिमिटेशन नहीं होगी, इस प्रकार के रूल बनाए गए थे सत्ता का गलत फ़ायदा उठा करके। आज हमें उम्मीद है इसमें सभी खित्तों को ध्यान रखा जाएगा, और ख़ास करके जो पिछले दिनों पब्लिक डोमेन में रिपोर्ट आई थी और उसके बाद डिलिमिटेशन कमीशन ने भी डीडीसी, बीडीसी इस प्रकार के सभी मेंबर्स को, पंचायतों के लोगों को और डीसी के माध्यम से, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के माध्यम से पूरी रिपोर्ट लेकर के, हालांकि कोरोना महामारी के दौरान इसको एक्सटेंशन भी देनी पड़ी, लेकिन उम्मीद है कि ये सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए, सभी इलाकों का ध्यान रखते हुए एक अच्छी रिपोर्ट, जिसके कारण से कि इलेक्शन भी हो सकेंगे और ये सारी चीज़ें पॉसिबिलिटीज़ होंगी। दूसरी सुर्खी राजद्रोह की धारा से जुड़ी है। सुप्रीम कोर्ट में इस बात पर जिरह चल रही है कि अंग्रेजों के बनाए कानून के तहत आने वाली धारा 124A का क्या अब भी रखना जरूरी है, क्या वो प्रासंगिक है। ये धारा राजद्रोह के मामलों में लगाई जाती है, मगर इसका दुरुपयोग भी किसी से छिपा नहीं है। हम लगातार बताते रहते हैं आपको। आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने मुद्दे पर विचार करने का फैसला लिया। सबसे पहले इस सवाल पर चर्चा हुई कि क्या 1962 के केदारनाथ फैसले को एक बड़ी बेंच के संदर्भ में देखने की आवश्यकता है, जिसमें 5 न्यायाधीशों की बेंच ने खंड को बरकरार रखा था, 124A को। दूसरी महत्वपूर्ण बात, राजद्रोह के कानून की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि इस मामले को अब और स्थगित नहीं किया जाने वाला है। राजद्रोह पर औपनिवेशिक युग के दंड कानून संबंधी याचिकाओं पर अगली सुनवाई 10 मई को होगी। 5 दिन केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए दिए गए हैं। केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने के लिए अदालत से कुछ और समय देने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि चूंकि यह मुद्दा अत्यधिक महत्वपूर्ण है, जवाब दाखिल करने के लिए वकीलों द्वारा तैयार किए गए मसौदे पर सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी का इंतजार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हाल ही में कुछ नई याचिकाएं भी दायर की गई हैं और उन पर जवाब देना भी आवश्यक होगा। इसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि इस मामले को मंगलवार दोपहर 2 बजे तक के लिए सूचीबद्ध कर दिए रहे हैं। हम सॉलिसिटर जनरल सोमवार तक हलफनामा दाखिल करें। इस मामले को अब और स्थगित नहीं किया जाएगा। राजद्रोह से संबंधित दंडात्मक कानून के दुरुपयोग से चिंतित शीर्ष अदालत ने पिछले साल जुलाई में केंद्र सरकार से पूछ लिया था कि क्या उस प्रावधान को निरस्त करना ठीक होगा जिसका इस्तेमाल अंग्रेजों ने स्वतंत्रता आंदोलन को दबाने और महात्मा गांधी जैसे लोगों को चुप कराने के लिए किया था। भारतीय दंड संहिता की धारा 124A यानी कि राजद्रोह की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया और पूर्व मेजर जनरल SC वोम्बटकेरे की याचिकाओं की सुनवाई पर सहमत होते हुए शीर्ष अदालत ने कहा था कि उसकी मुख्य चिंता कानून का दुरुपयोग है। तीसरी सुर्खी ये राजधानी दिल्ली से है। फ्री बिजली जो चुनाव में बड़ा मुद्दा रही, उसको लेकर नियमों में बदलाव किए गए हैं। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने आज एक बड़ा फैसला किया। बिजली सब्सिडी को लेकर कहा है कि दिल्ली में फ्री बिजली अब वैकल्पिक होगी। 1 अक्टूबर से व्यवस्था लागू की जाएगी। जो बिजली की सब्सिडी मांगेंगे उन्हें बिजली की सब्सिडी मिलेगी। सरकार की तरफ से कहा गया कि सीएम केजरीवाल से कई लोगों ने यह कहा कि हम लोग सक्षम हैं, हमें फ्री बिजली नहीं चाहिए, इसका इस्तेमाल आप विकास के लिए करें। अब हम लोगों से पूछेंगे कि क्या उन्हें बिजली की सब्सिडी चाहिए। अगर वो कहेंगे कि चाहिए तो हम देंगे और अगर नहीं चाहिए तो हम नहीं देंगे।
1 अक्टूबर से दिल्ली में उन्हीं लोगों को बिजली की सब्सिडी दी जाएगी जो लोग बिजली की सब्सिडी मांगेंगे। ये ठीक उसी तरह है जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने सक्षम लोगों से गैस सब्सिडी छोड़ने की अपील की थी, कहा था कि जो सक्षम है वो सब्सिडी छोड़ने पर विचार करें। ठीक वैसे ही दिल्ली में भी होने जा रहा है। अभी 200 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करने पर दिल्ली में लोगों का बिल 0 आता है, एक भी पैसा नहीं देना पड़ता। आखिरी सुर्खी महाराष्ट्र से। अमरावती से सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा बडनेरा से विधायक हैं, इनको आज जेल से रिहा कर दिया गया। कल ही विशेष अदालत से सशर्त जमानत मिली थी। सीएम उद्धव के घर के सामने हनुमान चालीसा पाठ की जिद के बाद दोनों की गिरफ्तारी हुई थी। राजद्रोह का केस भी लगाया गया था। पिछली सुर्खी में ही हम राजद्रोह के केस के दुरुपयोग की बात कर रहे थे, ऐसा ही एक उदाहरण ये भी है। खैर, दोनों को 2 हफ्ते तक जेल में रहना पड़ा। भायगला जेल से रिहाई के बाद सांसद नवनीत राणा मुंबई की लीलावती अस्पताल पहुंचे, जहां उनका मेडिकल चेकअप हुआ। राणा दंपति को कोर्ट से साफ निर्देश है कि वो मीडिया से बात नहीं करेंगे, सबूतों से किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं करेंगे। जिस मामले में गिरफ्तारी हुई वैसा काम दोबारा नहीं कर पाएंगे, जांच में सहयोग भी करेंगे। आईओ यानी कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पूछताछ के लिए बुलाते हैं तो उन्हें जाना ही पड़ेगा। ये वो शर्तें हैं जिन पर जमानत मिली है। अगर इनका पालन नहीं होता है तो वापस जेल जा सकते हैं, बेल कैंसिल हो सकती है। ये थी आज के दिन की सुर्खियां। आप चलते हैं दिन की बड़ी खबर पर। 2022 में यह प्रधानमंत्री की पहली आधिकारिक विदेश यात्रा थी। 3 देशों की यात्रा की प्रधानमंत्री ने 2 से 4 मई के दरमियान, जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस। आइए एक एक करके इन यात्राओं की बात करते हैं। पहला स्टॉप था जर्मनी। जर्मनी और आधिकारिक दौरा, ये 2 शब्द एक लाइन में आते हैं तो अनायास हमारे दिमाग में आंगला मर्केल का चेहरा आ जाता है। लेकिन दिसंबर 2021 में आंगला की जगह ले ली थी नए चांसलर ओलाफ शोल्स ने। जब शोल्स जर्मनी में पड़ने वाले हैम्बर्ग के मेयर होते थे तब 2012 में वो भारत आए थे। इस साल उन्होंने बतौर जर्मन चांसलर भारत के प्रधानमंत्री का स्वागत किया। 2022 की बात कर रहे हैं। वैसे यादें सिर्फ शोल्स ने ही ताज़ा नहीं की। प्रधानमंत्री जर्मनी गए तो इंटरनेट के हाथ उनकी 30 साल पुरानी एक तस्वीर लग गई। इसमें प्रधानमंत्री फ्रैंकफर्ट में एक शख्स के साथ खड़े नजर आते हैं। यह तस्वीर 1993 की बताई जा रही है, जब प्रधानमंत्री अमेरिका से लौटते हुए फ्रैंकफर्ट में रुके थे। 2 मई को बर्लिन में प्रधानमंत्री का जर्मनी की तरफ से आधिकारिक स्वागत भी हुआ, गार्ड ऑफ ऑनर मिला और भारतीय समुदाय ने भी अपनी प्रस्तुति दी। इस दौरान बच्चों से ही प्रधानमंत्री की बातचीत को हमने दी ललन टॉप शो में आपको दिखाया था। स्वागत के बाद प्रधानमंत्री ने जर्मन चांसलर से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने साथ में भारत जर्मनी इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशन ICG की अध्यक्षता की। ICG के तहत दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय बातचीत होती है। हर 2 साल में होने वाली इस बैठक का यह 6ठा दौर था। ICG के फॉर्मेट के तहत दोनों देशों के मंत्रियों के बीच भी सीधी बातचीत होनी जरूरी होती है। इसीलिए प्रधानमंत्री के साथ जो शिष्टमंडल गया था उसमें विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर थे, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण थी और भी कई वरिष्ठ अधिकारी थे। बैठक के बाद प्रधानमंत्री और जर्मन चांसलर ने दोनों देशों के उद्योगपतियों से भी मुलाकात की। शाम को प्रधानमंत्री ने बर्लिन में भारतवंशियों को संबोधित किया, जिसके बारे में हमने आपको बताया था। जर्मनी से शुरू हुई प्रधानमंत्री की यात्रा की भूमिका कैसे बनती है, सुनिए विदेश मामलों की जानकार स्वस्ति राव से। इसके 2-3 आयाम हैं। ये जो आपने मुझसे सवाल पूछा है कि प्राइम मिनिस्टर का दौरा है और अभी दौरा हुआ है और इस दौरे के बेसिकली क्या क्या जियोपॉलिटिकल इम्प्लिकेशंस हैं, तो इसमें 3-4 जैसे मैंने आपसे कहा कि इसके डायमेंशंस हैं। पहला इमीडिएट डायमेंशन पे फोकस करते हैं। इमीडिएट डायमेंशन तो ये है कि भाई अभी जैसे कि आपने देखा कि काफी सारे पिछले 2 महीनों में स्पेशली कई सारे बहुत ही टॉप क्लास यूरोपियन लीडर्स के एक के बाद एक विजिट्स हुए इंडिया में और बहुत सारा कोऑपरेशन को डीपन करना और ऐसी तमाम बातें हुई। इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी के बारे में बातें हुई, ट्रेड के बारे में बातें हुई। तो कहीं ना कहीं ये उसका एक तरह का रेसिप्रोकेशन भी है। तो यहां से अपनी बात को शुरू करते हैं। अब उसमें बात यह आती है कि इस वक्त यूरोप जो है वो एज ए रीजन रील कर रहा है। जो प्रेशर है यूरोपियन जो यूक्रेनियन वॉर का, और उसका भी बहुआयामी प्रेशर है, उसका स्ट्रेटेजिक प्रेशर है, सिक्योरिटी आर्किटेक्चर जो चेंज हो गया उसका प्रेशर है, उसका एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक कॉस्ट है, जो रशिया को लेकर एनर्जी डिपेंडेंस है उसका प्रेशर है। तो ऐसे तमाम प्रेशर्स से इस वक्त जो यूरोप गुजर रहा है, ऐसे में प्राइम मिनिस्टर मोदी जब 3 देशों की यात्रा के लिए जाते हैं तो पहले तो हमें यह समझना है कि वो कौन से 3 देश हैं। वो 3 देश उन्होंने चुने, जर्मनी, डेनमार्क और डेनमार्क के साथ जो बाकी और 4 नॉर्डिक कंट्रीज हैं वो, यानी नॉर्वे, आइसलैंड, स्वीडन और फिनलैंड और फ्रांस। इन ये जो चॉइस है इसके पीछे भी कारण है, मतलब इसके पीछे भी कारण है बिना। जैसे जर्मनी जो है वो यूरोप का इकोनॉमिक पावर हाउस है।
और अगर आप देखेंगे, मैं बार बार दोहराऊंगी नहीं कि क्या हुए, मोटे मोटे 9 अग्रीमेंट्स हमने साइन किए, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ओलाफ शोल्स ने 10 बिलियन जो यूरोस है उसको डिस्पर्स करने की बात करी है, स्पेशली क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में इंडिया के साथ। और भी हमारे ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हमने बनाई और हमने उनसे बोला कि इन्वेस्टमेंट बढ़ाइए, बायलैटरल ट्रेड बढ़ाइए, ये सब चीजें। जर्मनी को साधना क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? जर्मनी को साधना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए, जर्मनी जो है वो यूरोप का इकोनॉमिक पावर हाउस है। जर्मनी ऐसा देश है जहां से किसी ने उम्मीद नहीं करी थी कि रशिया के ऊपर जो एनर्जी डिपेंडेंस है उसको लेकर वो इतना कड़ा रुख अख्तियार करेंगे, जो उन्होंने अब धीरे धीरे किया है। हाँ, बाकी के कंपैरिजन में आप कह सकते हैं कम किया है, लेकिन किया है। तो यूरोपियन यूनियन के जो तमाम इकोनॉमिक, जिसको कहते हैं कि जो उनकी पॉलिसीज हैं, जैसे ग्लोबल गेटअवे है और ऐसे तमाम और उनकी जो पॉलिसीज हैं, उसके पीछे का जो इकोनॉमिक पुश है वो कहीं ना कहीं जर्मनी उसमें एक अग्रणी भूमिका निभाता है। तो जर्मनी को जाकर और उस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को नेल करना जरूरी था हमारे लिए, ये पहली चीज। दूसरा, और भी कारण थे, हमें दिख रहा था कि ओलाफ शोल्स के कैबिनेट में ग्रीन्स जो है वो भी एक कोलिशन पार्टनर है, और ग्रीन्स जो है वो बहुत पुश करेंगे थर्ड कंट्रीज जैसे इंडिया में एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन के तमाम इनको स्ट्रैटेजीज को। तो वो हमें मिला भी, तो वो एक सही अंदाजा हमने लगाया। जर्मनी की यात्रा के बाद 3 मई को प्रधानमंत्री पहुंचे डेनमार्क। यहां वो डेनमार्क के साथ साथ बाकी नॉर्डिक देशों यानी फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और स्वीडन के नेताओं से भी मिले। इन्हें हम नॉर्डिक देश कहते हैं उस रीजन के नाम पे। प्रधानमंत्री डेनमार्क गए ही इंडिया नॉर्डिक समिट के लिए थे। पहला इंडिया नॉर्डिक समिट हुआ था स्टॉकहोम में साल 2018 में। ये दूसरा समिट था। इस बार के इंडिया नॉर्डिक समिट का फोकस रहा कोरोना महामारी के बाद अर्थव्यवस्था की रिकवरी पर, जलवायु परिवर्तन, रिन्यूएबल एनर्जी और विश्व सुरक्षा पर। द्विपक्षीय बैठक के बाद डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने कहा कि वो उम्मीद करती हैं कि भारत रूस पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके युद्ध रोकने का प्रयास करेगा। दोनों देशों के बीच वाटर सप्लाई, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट और डिजिटाइजेशन को लेकर भी बातचीत हुई। डेनमार्क में प्रधानमंत्री मोदी ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अपनी बात रखी। सुनिए। पिछले वर्ष अक्टूबर में मुझे आपका भारत में स्वागत करने का अवसर प्राप्त हुआ। इन दोनों यात्राओं से हम अपने संबंधों में निकटता ला पाए हैं और इन्हें गतिशील बना पाए हैं। हमारा दोनों देश लोकतंत्र, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और कानून के शासन जैसे मूल्यों को तो साझा करते ही हैं। साथ में हम दोनों की कई कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेंथ भी हैं। डेनमार्क में ही प्रधानमंत्री ने भारतवंशियों से यह भी वादा लिया कि वो अपने 5 नॉन इंडियन दोस्तों को भारत देखने भेजेंगे। सुनिए। देखिए, भारत इतना महान देश है, भारत के प्रति हम लोग इतना गर्व करते हैं। आप कम से कम हर वर्ष 5 नॉन इंडियन फ्रेंड्स, इंडियन नहीं, 5 नॉन इंडियन फ्रेंड्स को हिंदुस्तान देखने के लिए भेजने का काम कर सकते हैं, उनको प्रेरित कर सकते हैं। डेनमार्क में भारत के प्रधानमंत्री के दौरे को अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार कैसे देख रहे हैं, सुनिए। उसके बाद देखिए हम कहाँ गए, उसके बाद हम डेनमार्क जा रहे हैं। तो डेनमार्क जो कंट्रीज हैं, मतलब जो नॉर्डिक कंट्री है, और 5 ये जो नॉर्डिक एरिया है उसके 5 कंट्रीज में से एक डेनमार्क है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये आर्कटिक काउंसिल में जो 8-9 जो की मेंबर्स हैं उनका भी प्रतिनिधित्व करता है। ये जो नॉर्डिक 5 स्टेट्स हैं, उसमें कनाडा, यूएस वगैरह, रशिया भी है, लेकिन जो मैं नॉर्डिक कंट्रीज की बात कर रही हूँ यूरोप में। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि अभी तक कोई भारतीय प्राइम मिनिस्टर नहीं गया था। तो अभी इसको ऐसे समझिए, अगर मैं अपनी बात को पर्सपेक्टिव में डालूं, देखिए कई समय तक ऐसा होता था कि प्राइम मिनिस्टर जो NDA 1 और NDA 2 की फॉरेन पॉलिसी है, वो उसको क्रिटिसिज्म मिलता था कि वो प्रो यूएस
फॉरेन पॉलिसी है, और हम यूएस से अपनी स्ट्रैटेजिक क्लोजनेस को बढ़ाने के लिए शायद अपने बाकी पार्टनर्स को एलिनेट कर रहे हैं। तो ऐसा क्रिटिसिज्म हमको शुरू में NDA 1 NDA 2 के रिजीम में सुनने को मिला। इसके पीछे कारण भी है। यूएसए के साथ जो हमारी स्ट्रेटेजिक क्लोजनेस है वो 2016 से शुरू हुई और बहुत सारे हमने की एग्रीमेंट्स यूएसए के साथ साइन किए। तो ऐसे समय पर ये क्रिटिसिज्म आता था कि मोदी की जो फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत ज्यादा यूएस की तरफ झुकाव उसका हो रहा है। लेकिन देखिए, ये जो कोर्स करेक्शन है मोदी की पॉलिसी में, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में, आज के वक्त का जो इंडिया है वो पूरी दुनिया को एक तरह से अपने नेशनल इंटरेस्ट के लेंस से देख रहा है और दुनिया के सारे रीजन्स में पहुंच बनाने की भरसक कोशिश कर रहा है। वो चाहे रशिया और यूएस को बैलेंस करना हो, चाहे वो यूके को बैलेंस करना हो, चाहे इधर क्वाड को बैलेंस करना हो, चाहे यूरोप में अपनी पहुंच बनाना हो, चाहे सेंट्रल एशिया में अपनी पहुंच बनाना हो। तो मेरी नजर से अब जैसे नॉर्डिक कंट्रीज में ही जाना है, तो ये एक ऐसा रीजन है जहां पे जिनका कंबाइंड ट्रेड जो है वो काफी ज्यादा है और हमारा उनके साथ ट्रेड बहुत कम है। वो पायनियर्स हैं ग्रीन एनर्जी में, क्लीन एनर्जी में, ऐसी चीजों में, ब्लू इकोनॉमीज में। जैसे हम गए, हमने उनसे कहा कि आप क्यों नहीं हमारे सागरमाला प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट करते हैं, क्यों नहीं आप अपने पेंशन फंड्स इन्वेस्ट करते हैं। तो ऐसे ये छोटे छोटे बहुत सारे इश्यूज हैं जिनका पोटेंशियल हमने अभी तक टैप नहीं किया था। तो ये एक सही दौर है, वक्त है ये करने का। और दूसरा देखिए, एक ये भी समझिए कि बायलैटरल तो हमने अपने रिलेशंस अच्छे करे ही, उसके साथ साथ हमने मल्टीलैटरल फोरम्स पे भी अपने रिलेशंस अच्छे करे। कैसे, मैं आपको 2 उदाहरण से बताती हूँ। एक तो देखिए, ये समझिए कि जो कंट्रीज है वो भारत की जो बिड है फॉर अ परमानेंट सीट इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसको सपोर्ट करते आए हैं। अभी से नहीं, काफी दिनों से करते आए हैं। तो एक तो हम इस तरह की चीजों पर हमें जोर मिलता है। दूसरा, जो आर्कटिक काउंसिल है, आर्कटिक काउंसिल में जो ये देश हैं, जो 5 नॉर्डिक स्टेट्स हैं, ये चाइना के बढ़ते प्रभुत्व को लेकर परेशान है। तो कहीं ना कहीं वो चाइना के इस इन्फ्लुएंस को बैलेंस करना चाहते हैं हिंदुस्तान को बैक करके। और हिंदुस्तान, चाइना, ये सब ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं वहां पर। लेकिन बीइंग एन ऑब्जर्वर स्टेट, चाइना का जो इन्फ्लुएंस है वो रशिया की वजह से वहां बहुत ज्यादा है। तो ये सब चीजों का आप देखेंगे कि जो लैटरल फोरम्स है उसमें भी हमको एक तरह का फायदा दिखता है। 4 मई को प्रधानमंत्री पहुंचे फ्रांस और भारत आपसी राजनयिक संबंधों की 75वीं सालगिरह मना रहे हैं। फ्रांस से भारत का रक्षा सहयोग भी दशकों से चला आ रहा है। यहां इमैनुअल मैक्रों हाल ही में चुनाव जीतकर दोबारा राष्ट्रपति बने हैं। प्रधानमंत्री ने फ्रांस पहुंचते एक तस्वीर ट्वीट की जिसमें वो फ्रांस के राष्ट्रपति से गले मिल रहे थे। प्रधानमंत्री ने यह भी लिखा कि फ्रांस भारत के सबसे पक्के दोस्तों में से एक है और ये 2 दोस्तों की मुलाकात है, ऐसा विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया था। वैसे प्रधानमंत्री मोदी 5वीं बार फ्रांस पहुंचे हैं इस बार। इससे पहले वो अप्रैल 2015, नवंबर 2015, जून 2017 और अगस्त 2019 में भी फ्रांस के दौरे पर गए थे। मैक्रों भी मार्च 2018 में भारत आ चुके हैं। इसके अलावा दोनों नेताओं के बीच G20 की बैठकों के दौरान भी मुलाकातें हुई हैं। दोनों नेताओं के बीच फ्रांस के राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास इलीसी पैलेस में एक बैठक हुई। इस मुलाकात का हासिल क्या रहा, अब ये सुनिए। अब फ्रांस बड़ा एक इंटरेस्टिंग इस समय फ्रांस में सिनारियो है। देखिए, फ्रांस जो है वो अभी इमैनुअल मैक्रोन उसमें दोबारा इलेक्ट होकर आए हैं, पहली चीज। तो यानी कि हिंदुस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको इंडो पैसिफिक को लेकर जो फ्रांस की फॉरेन पॉलिसी है उसमें हमको एक निरंतरता देखने को मिलेगी। इस बात की अब हमारे पास गारंटी है कि अगले 5 साल तक फ्रांस क्या करेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, फ्रांस जो है वो यूरोपियन यूनियन की काउंसिल का प्रेसिडेंट है। तो ऐसे में यूरोपियन यूनियन और भारत का जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसका अगर की रोल कोई निभाता है वो फ्रांस है। मतलब उस रिलेशनशिप को स्टीयर कौन करता है? फ्रांस करता है। तो उर्सुला वॉन डर लेयन यहाँ पर आई, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब उसका जो पुश है वो पीछे से वहां यूरोप में हमारे लिए फ्रांस करेगा। दूसरी चीज ये। तीसरी चीज क्या, फ्रांस जो है वो अकेला ऐसा यूरोपियन देश है जो इंडो पैसिफिक में रेजिडेंट पावर है। इसका मतलब फ्रांस की इंडो पैसिफिक में टेरिटरीज भी हैं और लोग भी हैं। 1.5 मिलियन पॉपुलेशन फ्रेंच सिटीजन्स की है। तो ऐसे में जो फ्रांस का आउटरीच है इंडो पैसिफिक का, उसको लेकर हमको एक कॉन्फिडेंस चाहिए था जो इमैनुअल मैक्रोन के वापस आने से हमें मिलता है। 3 देशों के दौरे के वक्त यूक्रेन पर रूस के आक्रमण का मुद्दा बार बार उठता रहा। भारत ने तीनों ही जगह अपनी पुरानी लाइन दोहराते हुए कहा कि हल बातचीत से ही निकल सकता है। रूस पर भारत की सामरिक निर्भरता के संदर्भ में भी प्रधानमंत्री के दौरे का महत्व है।
क्यों और कैसे, ये आपको सुनना चाहिए विशेषज्ञों से। लेकिन हम उनको समझाना क्या चाहते हैं, अब यहीं पे एक बात आती है कि देखिए, आप जो ये मत सोचिए, मतलब हम अपने वेस्टर्न पावर्स को ये समझाना चाहते हैं, आई एम श्योर इस बात को प्राइम मिनिस्टर ने काफी जोर और मतलब काफी जोर देकर समझाने की पूरी कोशिश करी होगी, क्योंकि ये बहुत जरूरी बात है। देखिए, ऐसा नहीं है कि हम रशिया से अपनी डिफेंस प्रोक्योरमेंट की डिपेंडेंसी को कम करने के लिए हम अपना जो हथियार और असलहा है ये फ्रांस से खरीदना शुरू करते हैं, इजराइल से खरीदना शुरू करते हैं। नहीं, एक डिपेंडेंसी का जवाब दूसरी डिपेंडेंसी नहीं है। डिपेंडेंसीज को खत्म करने का जवाब यह है कि आप भारत को एक इक्वल पार्टनर बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि एक एम्पावर्ड इंडिया जो है वो आपके लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट में है, अगर आप इंडो पैसिफिक में अपने इंटरेस्ट को सिक्योर करना चाहते हैं। यानी कि जो हमारा डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर जो में रिफॉर्म्स है, डीएपी रिफॉर्म्स जिनको कहते हैं, उन रिफॉर्म्स के तहत भारत को आत्मनिर्भर बनाइए, सेल्फ रिलायंट बनने में मदद करिए। ये कैसे होगा? ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से होगा, ये जॉइंट इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट से होगा। ये केवल एक बायर सेलर रिलेशनशिप के से नहीं होगा, ये केवल उसका एक छोटा पार्ट है। बड़ा पार्ट जो है वो इनोवेशन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर वगैरह से है। तो ये चीज हमें कन्वे करना जरूरी है, क्योंकि देखिए, यूरोपियंस का अभी तक ऐसा इंटरेस्ट भारत में नहीं रहा है। जनरली यूरोपियंस, क्यों हम उनसे नहीं असलहे खरीद पाते? क्योंकि हमें रशिया जो है वो चीप दामों पे उपलब्ध करा देता है, तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन बात यह है कि हम यही बात उनको समझाना चाहते हैं कि देखिए, आप समझ रहे हैं कि हम क्यों नहीं कंडेम करते हैं रशिया को ऑफिशियल तौर पे, आप समझ रहे हैं हमारी डिपेंडेंसी क्या है। तो अगर आप उस डिपेंडेंसी से हमें बाहर निकालना चाहते हैं, क्योंकि हम आपके लिए इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी में इतनी अहम भूमिका निभाते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप एक डिपेंडेंसी, जो मैं पहले कह रही थी कि एक डिपेंडेंसी को दूसरी डिपेंडेंसी से ना सब्स्टिट्यूट करिए, बल्कि आप हमें आत्मनिर्भर बनने की दिशा में सहयोग करिए, क्योंकि ये आपके भी सेल्फ इंटरेस्ट में है। अलग अलग देशों के दौरों पर हमने आपको विशेषज्ञों की बात सुनाई। चलते चलते आपको ये भी बताते चले कि प्रधानमंत्री को जैसा स्वागत मिला उसका कूटनीतिक हासिल क्या था। सुनिए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर अंशु जोशी क्या कह रही हैं। तो पूरे विश्व ने न सिर्फ मोदी जी का एक भव्य स्वागत इन तीनों ही देशों के प्रमुखों के द्वारा देखा, ये भी देखा कि किस तरह से तीनों देशों के प्रमुखों ने अपनी निष्ठा और अपनी मैत्री के स्वर मोदी जी के प्रति मुखर रखे, क्योंकि ये एक कूटनीति का बहुत महत्वपूर्ण एंगल है। हम देखते हैं कि हमारे नेता का वहां किस प्रकार से स्वागत हो रहा है। तो ये एक देख करके बड़ी प्रसन्नता का अनुभव हुआ कि जिस तरह से मोदी जी का वहां स्वागत किया गया, उनकी बातें सुनी गई। तो उन्होंने ये स्पष्ट बात कही कि भारत एक न्यूट्रल स्टैंड लेकर के रशिया यूक्रेन क्राइसिस के बिंदु पर खड़ा है, और उनका ये मानना है कि डिप्लोमेटिक टेबल पर ला करके आपसी बातचीत से ही इस पूरे मुद्दे का समाधान हो सकता है। तो न्यूट्रलिटी बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस दृष्टि से जैसे कि हम जब डेनमार्क की ओर देखते हैं, या जब हम नॉर्डिक देशों की ओर देखते हैं, हम स्वीडन की ओर देखते हैं, हम नॉर्वे की ओर देखते हैं, हम आइसलैंड की ओर देखते हैं, तो वहां कहीं ना कहीं इस न्यूट्रलिटी के मद्देनजर ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जो मोदी जी ने वहां पर कहा। और उन्होंने द्वितीय नॉर्डिक सम्मेलन भी वहां पर अटेंड किया, और उसमें भी एक आपसी ट्रेड को और आपस के जो संबंध है उनको मजबूत करने के लिए काफी सारी बातें हुई, समझौते हुए। ये था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब बारी है कू की राय की। आज हमने कू पर पूछा था कि क्या राजद्रोह की धारा को खत्म कर देना चाहिए। हाँ जवाब दिया है 41% लोगों ने, और ना जवाब दिया है 59% लोगों ने। अगर आप भी कू पर हमारे पोल्स का हिस्सा बनना चाहते हैं तो कू पर दी ललन टॉप को फॉलो कर सकते हैं। हम कू पर आपसे अलग अलग मुद्दों पर राय मांगते रहेंगे। अपनी राय आप हमें कमेंट बॉक्स या #LTShowOnCoo के साथ आप कू करके बता सकते हैं, हम उससे भी शो में शामिल करेंगे। तो ये था आज का दी ललन टॉप शो। अब आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक अपना ध्यान रखिए, बने रहिए दी ललन टॉप के साथ में। शुभ रात्रि।